बच्चों, आज हम कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ने जा रहे हैं, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। और हमेशा की तरह कविता पढ़ने से पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकांश कविताओं में इनका प्रकृति के प्रति लगाव और प्रेम झलकता है। ये बहुत ही सुंदर सजीव वर्णन प्रकृति का प्रस्तुत करते हैं, जिसे पढ़कर हमें लगता है मानो वो प्राकृतिक नज़ारे, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो गए हों। अलंकारों का भरपूर प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। अभी आप पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इन्होंने विभिन्न अलंकारों का, विशेष रूप से मानवीकरण अलंकार का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया है। पंत जी आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे और 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी कवि सुमित्रा नंदन पंत ही थे। तो आइए अब इस कविता को शुरू करने से पहले हम पाठ प्रवेश को समझ लें, जो कि आप सब जानते हैं कि कविता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वो भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रकृति से अधिकांश लोगों को प्रेम होता है। जब जब समय मिलता है हम लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर प्रकृति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। अगर हिमालय की सुंदरता नहीं तो आसपास के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अवश्य हर कोई कभी ना कभी गया होगा। पर अगर वही अनुभूति किसी कविता को पढ़कर मिलने लगे तो कितना आनंद आए। तो वही अनुभूति सुमित्रा नंदन पंत ने हमें बहुत सी कविताओं में दी है। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निरखने की अर्थात देखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है। मतलब ऐसा ही एहसास होता है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों, मतलब गायब हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हों जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। अपार मतलब दूर तक, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और रम्य स्थल मतलब मन को लुभाने वाला रमणीक स्थल। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी कविताएं पंत जी ने लिखी हैं जिनको पढ़कर यदि हम आंखें बंद करके उन्हें सुने तो हम ऐसा महसूस करने लगेंगे कि वास्तव में वो संपूर्ण दृश्य हमारे आसपास ही है और हम उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच खड़े हैं। महाप्राण निराला ने कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली, यानी स्टाइल, लिखने का तरीका। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी के विचार, कोमल विचार तो हैं ही सुंदर, पर उसके साथ साथ उनको अभिव्यक्त करने का जो उनका तरीका है, जो उनकी शैली है, वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, निराली है। तो अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। एक बार मैं पूरी कविता पढ़ना चाहूँगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए, शब्दों को उच्चारण कीजिए। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल।
गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो पूरी कविता हमने पढ़ी, हो सकता है कुछ कुछ आपको समझ भी आया होगा। अब हम फिर से इस कविता का एक एक पद पढ़ेंगे और इसमें क्या सौंदर्य छुपा हुआ है, कवि क्या कहना चाहते हैं, उसको गहराई से समझेंगे। फिर से सुनिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र। यानी कि कवि जिस समय का और जिस स्थान का वर्णन कर रहे हैं वो उन्होंने एक ही पंक्ति में बता दिया कि वर्षा ऋतु है और पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे में वहाँ पर पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि जो प्रकृति है वह अपना वेश, अपना रूप पल पल में बदल रही है। पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति का जो दृश्य है वो पल पल में बदलता रहता है। कुछ समय पहले जो दृश्य था वो कुछ ही पलों में सब कुछ अदृश्य हो जाता है और कुछ नया ही रूप प्रकृति का नजर आने लगता है। तो अब कवि बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या नजर आ रहा है पर्वतीय क्षेत्र में। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार मतलब गोल आकार में। मेखला कहते हैं करघनी को, आभूषण जो कि कमर में बांधा जाता है, जिसे तगड़ी भी कहते हैं। तो गोल होती है वो। तो मेखलाकार मतलब गोल आकार में पर्वत, अपार मतलब दूर तक फैले हुए हैं। अपने सहस्र, सहस्र मतलब हजारों, दृग मतलब नेत्र, सुमन मतलब फूल और फाड़ मतलब खोल कर। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि दूर तक जो गोल आकार में पर्वत फैले हुए हैं वे मानो अपनी हजारों पुष्प रूपी आँखों से अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना देखना, अवलोक रहे हैं बार बार मतलब लगातार। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल है, तालाब है। यानी कि कल्पना कीजिए इस दृश्य की कि कवि जहाँ खड़े हैं उनके आसपास चारों तरफ गोल आकार में दूर तक पर्वत ही पर्वत हैं। उन पर्वतों पर हजारों की संख्या में फूल खिले हुए हैं और उन पर्वतों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल तालाब है। तो उस तालाब में पर्वतों की परछाई गिर पड़ रही है, परछाई नजर आ रही है। तो इस दृश्य को देखकर कवि ने उसका वर्णन किस प्रकार किया है कि मानो ये दूर तक फैले पर्वत जो हैं और उनके हजारों पुष्प जो हैं मानो उनकी आँखें हैं और वो अपनी उन आँखों से नीचे तालाब रूपी दर्पण में अपनी छवि को लगातार देख रहे हैं। ये लिखा है ना नेक्स्ट 2 लाइंस में, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यानी कि उन पर्वतों के नीचे जो तालाब स्थित है, वो पला शब्द क्यों बोला है, क्योंकि वो सदियों से हमेशा से वहीं पल रहा है, वहीं पर है। तो और चरणों में मतलब पर्वतों के नीचे, तो नीचे जो तालाब सदियों से वहीं पर है, ऐसा लग रहा है मानो वो दर्पण के समान दूर तक फैला हुआ है। यानी कि उस तालाब में क्योंकि पर्वतों की परछाई पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो तालाब दर्पण है और उसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आँखों से अपनी छवि को लगातार बार बार निहार रहे हैं। तो देखा आपने कि एक दृश्य क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है कि पर्वत हैं
और उनके बीच में तालाब है और उस तालाब में पर्वतों की परछाई नज़र आ रही है। पर एक कवि है तो कवि तो अपनी नज़र से देखता है हर दृश्य को और अपने ही अंदाज में उसका वर्णन करता है। तो वही काम कवि सुमित्रा नंदन पंत ने किया है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने उस दृश्य को सजीव कर दिया हमारे सामने कि कैसा दृश्य वहाँ बना हुआ है जहाँ वे खड़े हैं। आगे देखिए, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मध में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर मतलब झरने। तो इससे पहले वाली पंक्तियों में कवि ने पर्वतों का और तालाब का वर्णन किया था। अब इन 4 पंक्तियों में कवि झरनों का वर्णन कर रहे हैं कि उस पर्वतीय क्षेत्र में जो झरने बह रहे हैं, झरने बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, सभी को मन मोह लेते हैं वो। लेकिन जब कवि उसको देखता है तो वो कैसी कल्पना करता है वो समझने की कोशिश कीजिए। जब झरने ऊंचाई से गिरते हैं तो उनके बहने का, पानी के ऊंचाई से गिरने का शोर होता है, हम उसे शोर कह सकते हैं, पर कवि को वो गीत सुनाई दे रहा है उनमें। तो वो कह रहे हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि मतलब पर्वत, गौरव मतलब प्रशंसा का गीत, गाते हुए झरझर बह रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में मतलब आनंद में, नस नस रोम रोम में, यानी कि वो गीत इतना मधुर है कि रोम रोम में आनंद भर जाता है, हमारा रोम रोम आनंद से उत्तेजित हो जाता है, भर जाता है, इतना मधुर है वो झरनों के बहने का संगीत। और देखने में वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल सफ़ेद झाग उनकी बनती है, तो वो ऐसा लग रहा है मानो मोती की लड़ियाँ हों। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। लड़ियों से मतलब लड़ियों के समान, मोती की लड़ियों के समान सुंदर, झरते हैं मतलब बह रहे हैं, झाग से भरे हुए, निर्झर मतलब झरने। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कौन सा अलंकार है, मोती की लड़ियों के समान। तो झाग से भरे हुए झरनों की तुलना किससे की है, मोती की लड़ियों से। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है। और ये जो शब्द, जब शब्द की आवृत्ति होती है झर झर, ये कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। झर झर, नस नस, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। तो अलंकारों पर भी ध्यान दीजिए, कवि ने बहुत ही सुंदरता के साथ कविता में अलंकारों का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरोवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। सबसे पहले कवि ने पर्वतों का और तालाब का वर्णन किया अपने ही अंदाज में। फिर उसके बाद 4 पंक्तियों में उन्होंने झरनों का वर्णन किया, और झरनों की भी मधुर आवाज़ का और उनकी सफ़ेद झाग का। मधुर आवाज़ किसके तरह लग रही है, मानो वो पर्वतों की प्रशंसा के गीत गा रहे हों, और जो उनकी सफ़ेद झाग है वो मोती की लड़ियों जैसी लग रही है। तो अब वो कर रहे हैं पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्षों का वर्णन। पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल ऊंचाई को छूते हुए नजर आ रहे वृक्ष जो हैं, वो कवि को ऐसा लग रहा है मानो पर्वतों के हृदय से निकलने वाली उनकी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। तो देखते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं। गिरिवर मतलब पर्वत के उर से, उर मतलब हृदय से, उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, उच्च आकांक्षाएं मतलब ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के समान, तरुवर मतलब पेड़, हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ मतलब सूना आकाश। आपने देखा होगा जब वर्षा होने वाली होती है तो उसके पहले बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, शांति हो जाती है, आकाश भी बिल्कुल काले बादलों से घिरा हुआ सूना सा नज़र आता है, गंभीर। तो जो पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं, उन्हें देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो वो पर्वतों के हृदय से निकलने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। और वो पर्वत लगातार कहाँ देखते हुए प्रतीत हो रहे हैं, सूने आकाश की ओर।
अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो वो अनिमेष मतलब लगातार, अटल मतलब बिना हिले डुले, बिल्कुल स्थिरता के साथ आकाश की ओर लगातार एकटक निहार रहे हैं, कुछ चिंता पर कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। यानी कि पेड़ों की स्थिरता में कवि को उनकी चिंता नजर आ रही है। और चिंता किस बात की? कि वो आकाश को छूने में असमर्थ हैं। यानी कि उनकी आकांक्षा तो ये है कि वे आकाश को छू लें, पर छू नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए शायद वो चिंतित नजर आ रहे हैं। तो कितना सुंदर कवि ने कल्पना की है और उनको शब्दों में बांधा है कि हम यदि देखेंगे तो हमें लगेगा कि पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, पर उन पेड़ों को देखकर कवि के मन में क्या आया कि जैसे हमारे मन से ऊंची ऊंची आकांक्षाएं पैदा होती हैं, ये वृक्ष जो हैं वो पर्वतों की आकांक्षाएं हैं। और वो आकांक्षा है क्या? आकाश को छू लेने की। अब वृक्षों की स्थिरता में उनकी उदासी नजर आ रही है, और वो उदासी किस कारण? क्योंकि वो आकाश को छूने में असमर्थ है। तो अभी तक क्या क्या नजर आ रहा था कवि को? बड़े बड़े गोल आकार के पर्वत, उनके ऊपर हजारों पुष्प रूपी आंखें, नीचे तालाब में पर्वतों की परछाई, फिर बहते हुए सुंदर झरने, उसके बाद पर्वतों पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़। अब अचानक जब तेज वर्षा हो जाती है या घने बादल जो हैं वो पूरे दृश्य को ढक लेते हैं, तो वो प्रकृति कैसे अपना रूप बदल लेती है उसका वर्णन आगे है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया मतलब गायब हो गया, अदृश्य हो गया। कौन? भूधर मतलब पहाड़। जो विशाल पर्वत अभी तक नजर आ रहे थे, अचानक वो उड़ गए, मतलब अदृश्य हो गए, नजर आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें बादलों ने ढक लिया। तो कवि ने उसको किस तरह से कहा है कि फड़का अपार पारद के पर, कि चमकीले बादलों के पंख लगाकर मानो वो पर्वत कहीं दूर उड़ गए हों। ऐसा क्यों कहा है कि दूर उड़ गए हों? अपार, क्योंकि वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। जैसे कोई पक्षी थोड़ी दूर उड़कर गया होगा तो नजर आएगा, पर बहुत दूर चला गया होगा तो नजर नहीं आएगा। तो वो पर्वत भी क्योंकि बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कहा है कि अपार मतलब कहीं दूर उड़ गए हों। अब क्या सिर्फ रह गया है? रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव मतलब आवाज, शोर। शेष रह गया है किसका? झरनों के बहने का। मतलब झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ झरनों के बहने का शोर या उनका मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। और है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ये सब परिवर्तन क्यों हुआ दृश्य में? क्योंकि इतनी तेज वर्षा होने लगी मानो अंबर ही धरती पर टूट पड़ा हो। जब बहुत तेज वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा जिसे कहते हैं, तो उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अंबर धरती पर टूट पड़ा है, बहुत तेज बारिश होने लगी है। अब उससे क्या हुआ? धस गए धरा में सभय शाल। धस गए मतलब धरती में जाकर छुप गए। धरा मतलब धरती, सभय मतलब भय के कारण, डर के कारण, शाल मतलब बड़े बड़े वृक्ष। तो अभी तक जो वृक्ष नजर आ रहे थे, अब वो भी अदृश्य हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। तो कवि ने क्या कल्पना की है उनके लिए कि मानो वो भी डर के कारण धरती में जाकर छिप गए हों। किससे डर गए हैं वो? इतनी तेज वर्षा से। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और जो तालाब था, जो अभी तक दर्पण की तरह बिल्कुल स्थिर था, उसमें से भी धुआं उठने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो वो तालाब जल रहा है। धुआं किसे कहा है? कि इतनी तेज जो वर्षा का जल उसमें गिर रहा है, तो उसकी वजह से तालाब में से फुहार उठ रही है, जो दूर से धुएं जैसी प्रतीत हो रही है। तो संपूर्ण दृश्य कितना अद्भुत, कितना अलौकिक होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसके लिए अब कवि ने क्या कहा है? यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यूं मतलब इस प्रकार, जलद यान मतलब बादलों के वाहन में, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। स्वयं इंद्र देवता मानो कोई इंद्रजाल अर्थात कोई जादू का खेल खेल रहे थे।
कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संपूर्ण दृश्य हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते बदल गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये वास्तविकता नहीं हो सकती, ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा दृश्य है, अलौकिक प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो स्वयं इंद्र देवता, इंद्र को वर्षा के देवता माना जाता है ना, तो मानो स्वयं इंद्र देवता यहाँ बादलों के वाहन में विराजमान थे और वही यहाँ पर घूम घूम कर कोई जादू का दृश्य या जादू का खेल रच रहे थे। तो देखा आपने, इस प्रकार इस पूरी कविता में मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार है। कहाँ कहाँ आया मानवीकरण? पर्वतों का अपनी छवि को तालाब में निहारना, फिर झरनों द्वारा पर्वतों की प्रशंसा के गीत गाना, फिर पर्वतों का ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रखना, पेड़ों का उदास हो जाना, और जब वर्षा हुई तो पेड़ों का डर के कारण धरती में छिप जाना। तो ये सारी जो हैं उपमाएं, ये सब मानवीकरण अलंकार नज़र आ रहा है पूरी कविता में। तो ये कह सकते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता मानवीकरण अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। मुझे आशा है कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कहीं किसी प्रकार का संदेह है, कोई शब्द कोई पंक्ति आपको समझ में नहीं आई, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी आपकी दुविधा है, जो आपको समझ में नहीं आया है, वो प्रश्न के रूप में लिखिए। मैं जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करूँगी।